कराची का पढ़ा लिखा नौजवान जो है वो एक वक्त में अफ़गानिस्तान जाकर अलकायदा के कैंप में ट्रेनिंग ले रहा था। हमें ऐसा लगा कि ये कोई मूवी का एक स्क्रिप्ट है जिसके ऊपर वो अमल कर रहे थे और इस तरीके से उसको ऑपरेट कर रहे थे। जितनी स्पीड से काम कर रहे थे तो हमने शुरू में कहा था कि ये ग्रुप बहुत जल्दी अपने अंजाम को पहुंचने वाला है, क्योंकि इन्होंने तो दिन रात शुरू कर दिया था काम। बॉलीवुड फिल्म गब्बर को कोई नहीं भूल सकता। अक्षय कुमार की ये फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई थी, जिसमें पढ़ा लिखा हीरो करप्ट निजाम के खिलाफ खड़ा होता है। करप्ट पुलिस एहलकार करप्ट सियासतदानों के खिलाफ हथियार उठाता है और इन्हें खुद सजा देता है। और इस फिल्म की कहानी को हकीकत का रूप दिया कराची के कुछ नौजवानों ने जनवरी साल 2017 में। और इस हकीकी कहानी का आगाज होता है स्कीम 33 के एक चाय के होटल पर बैठे दोस्तों की महफिल में, जहां एक ग्रुप तश्कील दिया गया और फिर इस ग्रुप ने दहशतगर्दी की वो तारीख रकम की जिस पर उस वक्त के आर्मी चीफ को भी बयान देना पड़ गया। बात होगी अंसारुल शरिया पाकिस्तान की। बेसिकली ये सब ना एक मोहल्ले के आसपास के और एक ही बैकग्राउंड की यूनिवर्सिटियाँ स्कूलों से पढ़े हुए लड़के थे, और इसी जिसकी वजह से इनका ग्रुप जो था ना वो जल्दी एक दूसरे के साथ मर्ज हो गया। ऐसा लगता है कि एक ड्रामाई से कोई चीज़ है ये, कि कुछ लड़के हैं सोसाइटी के अंदर जो उनके हिसाब से बैड एलिमेंट्स हैं उसको वो टारगेट करना, उन्होंने सोचा कि हम उसको टारगेट करते हैं। इस ग्रुप और इसमें शामिल लोगों की कार्रवाइयां जानने से पहले वालिदैन से एक गुजारिश है, अपने बच्चों पर नजर रखें, उनके दोस्तों से मिलते रहें। अगर बच्चे के मिजाज में बड़ी तब्दीलियां महसूस करें तो सोचना शुरू कर दें। कहानी के आखिर तक आप समझ जाएंगे कि ये बातें मैंने शुरुआत में आपसे क्यों की थी। आइसोलेशनिज्म बहुत बढ़ गई है। बच्चे जो हैं वो घर आते हैं, पेरेंट्स से बात नहीं करते और इवन बाहर भी ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते, अपने अपने वो खौल में बंद हो रहे हैं और वो अकेले किससे राब्ते में हैं कंप्यूटर के थ्रू ये भी अंदाज़ा नहीं हो पा रहा। कोई दोस्त बाहर आके खड़ा हुआ तो बोलता है इसका नाम मत पूछें, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। कोई दोस्त आया तो उसको बोला नुक्कड़ पर खड़े हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। तो माँ बाप को इस चीज़ को देखना चाहिए कि दोस्त है तो हमसे क्यों दूर रखा हुआ उसको, ये दोस्त है तो ये है कौन, इसका नाम बताने से क्यों गुरेज कर रहा है और फिर इसके साथ बैठ के कहाँ चला गया। जनवरी साल 2017 में जामिया कराची से अप्लाइड फिजिक्स में मास्टर्स करने के बाद एनईडी यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी करने वाले शहरियार वारसी उर्फ अब्दुल्ला हाशमी ने अपने ही महल्ले में रहने वाले कुछ हमजहन लोगों को चाय के होटल पर जमा किया। मुल्की हालात से बात का आगाज हुआ और फिर बात एक तंजीम बनाने तक आ गई। उस वक्त उस महफिल में जामिया कराची का अप्लाइड केमिस्ट्री का तालिबे इल्म अब्दुल करीम सरोज सिद्दीकी, इंजीनियर मोहम्मद हसन हारून जो इंजीनियरिंग में पीएचडी भी कर रहा था और दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में नौकरी भी करता था, मोहम्मद अरसलान अली बेग, मोहम्मद कामरान रियाज, शेख मोहम्मद अबू बकर, मोहम्मद वनहार उल हक, हाफिज शहरियारुद्दीन, मोहम्मद तलहा अंसार, साद जमाल, दानिश और जुनेद रशीद और मुजम्मिल सब शरीक थे। किसी के घर में बैठ गए, किसी की छत पे बैठ गए जाके, तो वो तो इस तरह मोहल्ले में एक दोस्तों ग्रुप होता है, कभी 4 बैठ गए, कभी 6 बैठ गए। लेकिन जब सारे बैठते थे तो वो किसी ऐसे होटल का सिलेक्शन करते थे जिस तरह चाय खाना वगैरह होता है, तो वहाँ बैठ के मीटिंग करते थे और मुझे बाइक स्टार्ट की और रैंडमली निकल जाते थे। कोई प्रॉपर रैकी नहीं होती थी कि जिसको रैकी करके मारना है। फरवरी में पढ़े लिखे जहनों ने जब हथियार उठाया तो कराची में वो कुछ हुआ जो शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अंग्रेजी जबान में एक पोस्टर जारी किया गया। उस वक्त तो इसे संजीदा नहीं लिया जा रहा था। शुरू में जब वो तारुफ आया था, कभी हम ये हैं, हमने ये तंजीम बना दी है, हम उसामा बिन लादेन और अयमन अल जवाहिरी के जो है वो पैरोकार हैं, हम वो मेंटोर हैं हमारे, इस तरह का। और बड़ा इंग्लिश में बड़ा एक यूँ समझ लीजिए कि एक ऐसा पम्फलेट था वो जो बताता था कि पीछे जो लोग हैं वो पढ़े लिखे और आला तालीम याफ्ता नौजवान हैं। एक नई चीज़ थी पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए, स्पेशली कराची के जो आप उसमें देखें डायनामिक्स के अंदर, तो एक इंग्लिश के अंदर एक स्टेटमेंट आना, तो ये तो वो जमातें जो इंटरनेशनली एक लेवल पे फोरम पे कर रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि शायद अपने आप को वो उस लेवल पे प्रेजेंट करना चाहते थे। और फिर शुरू हुआ खूनी खेल। ग्रुप ने हमलों का आगाज किया 21 फरवरी साल 2017 से गुलिस्तान जौहर में एक पुलिस एहलकार को कत्ल करके। फिर मुकम्मल रैकी के साथ 5 अप्रैल को नर्सरी ब्रिज के करीब बड़ी कार्रवाई की गई और रिटायर्ड कर्नल जियाउल्लाह नागी को कत्ल किया गया। सब पढ़े लिखे थे तो सिस्टम भी जदीद इस्तेमाल किया गया। ना सिर्फ खुफिया कैमरों के जरिए रैकी की वीडियो बनाई जाती रही,
बल्कि कत्ल के वक्त उसे भी रिकॉर्ड किया गया और फिर सोशल मीडिया के जरिए कानून नाफिज करने वाले इदारों तक वो वीडियोस पहुंचाई गई। एक कर्नल साहब थे जिनका इंस्टीट्यूट था यहाँ बलोच कॉलोनी में, जो अमूमन रिक्रूटमेंट के लिए लोगों को भर्ती करते थे। उनको टारगेट किया उन्होंने, उनको शहीद किया। ये पूरी टीम का ही तरीकाकार था कि फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते थे। उनको पता था फ़ोन के ज़रिए हम कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगे। तो वालिदैन नहीं बताते हैं कि जी जो उन्होंने डेट से मैं बताई कि फ़लाँ तारीख को इसका मोबाइल घर पे था, तो मैंने पूछा था कि भाई फ़ोन क्यों रख के गए, तो उसने कहा मोहल्ले में ही था। और उन्हीं दिनों में टारगेट किलिंग हुई है। अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि ये लोग कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं और कौन हो सकते हैं और टारगेट में वो अचीव क्या करना चाह रहे हैं। कभी वो पुलिस वाले को हिट करते थे और कभी वो पॉलिटिशियंस को हिट करते थे। फिर 21 मई के वाक़े में तो सब परेशान हो गए, क्योंकि एक दो नहीं 3 पुलिस एहलकारों को बहादुराबाद में एक साथ शहीद किया गया था। देखें, इन कामों के लिए बहुत बड़े पैसे की जरूरत नहीं है। आपको वेपन चाहिए ना, 25-30 हज़ार का वेपन मिल जाता है। और सारे खाते पीते लड़के थे, कोई इतने गरीब भी नहीं थे। तो उनको 6-8 पिस्टल चाहिए थे, इसी तरह 100-200 गोलियाँ चाहिए थी। कोई एक्सप्लोजिव तो चाहिए नहीं था, कोई गाड़ी तो चाहिए नहीं थी, कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए थी इनको। और उसी की वजह से जो इनके पैसे, उसी में इन्होंने अपना काम चलाया। वेपन छापन इन्होंने जो है मुख्तलिफ ज़राए से खरीद लिए थे। अभी पुराने केसेस हल भी नहीं हुए थे कि 23 जून साल 2017 में साइट के इलाके में होटल पर अफ्तारी के लिए बैठने वाले 4 पुलिस एहलकारों पर गोलियां बरसाई गईं और इन्हें शहीद कर दिया गया। इनकी कार्रवाइयाँ इतनी पैदरपे थीं कि मैं ये कहूँ, अगर तो गलत ना होगा, कि पुलिस और जो तहकीकाती अदारे थे हमारे, वो बौखला कर रह गए थे कि भाई ये हो क्या रहा है अचानक शहर में। इट वॉज अ बिग लॉस, अ कोलोसल लॉस जिसे कहते हैं ना, कि डैमेजिंग था, बहुत मोरल के लिए बहुत डैमेजिंग था। सोसाइटी की ओवरऑल सिक्योरिटी का जो एक अंदर एक एहसास होता है, उसके लिए बहुत डैमेजिंग था। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, हमलों में तेजी आ रही थी और मुल्जिमान का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। 11 अगस्त साल 2017 को डीएसपी ट्रैफिक हनीफ शाह को उनके ड्राइवर समेत अजीजाबाद में शहीद कर दिया गया। 17 अगस्त को नॉर्दर्न बाईपास पर 2 पुलिस एहलकारों को, यह पहला महीना था जब तीसरी कार्रवाई भी उन्होंने एक ही महीने में की, जिसमें 28 अगस्त को गुलिस्तान जौहर में एफबीआर बिल्डिंग के बाहर तैनात गार्ड्स को यह सोचकर कत्ल कर दिया कि वो शायद पुलिस एहलकार हैं। क्या वो 4 पुलिस वाले जो जवान बैठे थे, वो उनकी करप्शन को मालूम थी? वो तो रोज़ा अफ्तार कर रहे थे उस वक्त। वो डीएसपी साहब जो इंतहाई नेक और ईमानदार मशहूर थे, बारेज थे, उनको जब शहीद किया और वो भी तलावत कर रहे थे, तो क्या करप्शन इस तरह ख़त्म हो गई या ख़त्म हो जाएगी इस तरीके से? ये सिर्फ इनके अपने जहनों के फतूर और इंतशार है, जिसकी बुनियाद पर ये काम करते हैं। और ये एक अपने लिए एक रीज़न पैदा करते हैं कि हम जो करने जा रहे हैं उसका क्या मकसद है। लेकिन हर कहानी का एक अंजाम होता है। 2 सितंबर को इस ग्रुप ने इतना मुख्तलिफ हमला प्लान किया कि बाद में तफ्तीशकार भी हैरान रह गए। ईद का दिन था, बफर जोन में सब लोग ईद की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जा रहे थे। एमक्यूएम के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन भी घर से बाहर ही आए थे कि अचानक उन पर गोलियां चली। पुलिस की फायरिंग से एक हमलावर भी मारा गया। मुल्जिमान वहां एक पर्चा फेंक कर फरार हुए थे। ये वाक़या हो गया इजहार साहब का, तो उसमें ब्रेक थ्रू हो गया जब वो एक लड़का मारा गया जो कि एनडी से, सर सैयद से उसने इंजीनियरिंग की थी, एनडी से उसने मास्टर्स किया था और दाऊद यूनिवर्सिटी में वो जॉब कर रहा था। तो उसके बाद पूरा ग्रुप जो है वो अनअर्थ हो गया। और जब इन्होंने इजहार साहब पे हमला किया है तो इनकी बड़ी साजिश थी। उन्होंने वहाँ एक ऐसा ख़त फेंका था कि जिससे इस पूरे वाक़े को टिल्ट कर दिया जाए किसी और जानिब। वाक़े से कुछ दिन पहले राउंडवार साहब और ख्वाजा इजहारुल हसन साहब के दरमियान डायलॉग का एक्सचेंज भी चल रहा था और उनको पकड़ने के लिए भी वो गए थे और ये चीज़ मीडिया पे भी आ रही थी। तो उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की और उसमें यही इंप्रेशन देने की कोशिश की कि जो पुलिस ही है गालबन, जो या राउंडवार का नाम लिया गया उसके अंदर, कि ये उन्होंने इनको हिट किया या इनको टारगेट किया है। और उसकी डिटेल में तो आम आदमी तो नहीं चाहता, लेकिन मीडिया पे जब ये न्यूज़ फ्लैश होती तो बहुत डैमेजिंग होती। पुलिस ने मारे गए मुल्जिम की शनाख्त शुरू की तो वो गुलजार हिजरी स्कीम 33 के रिहायशी हस्सान हारून की थी। इंजीनियर मोहम्मद हस्सान हारून, जो इंजीनियरिंग में पीएचडी भी कर रहा था। हमला आवर वो भी इतना पढ़ा लिखा। पुलिस मुल्जिम के घर पहुंची, उसके मोबाइल फोन, लैपटॉप को तहवील में लिया तो पूरे ग्रुप का पता चल गया। स्कीम 33 गुलजार हिजरी की ही हाउसिंग सोसाइटी में इस ग्रुप के एक अहम मुल्जिम अब्दुल करीम उर्फ सरोज सिद्दीकी की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। लेकिन सरोज था ना, जिससे अब उस पर रेड हुई तो उसने फिर इनकाउंटर किया और एक हमारा जवान शहीद किया। फिर वो पुलिस का असला भी लेके निकल गया वहाँ से और वो फिर यहाँ से कायदाबाद गया, कराची से कोयटा शिफ्ट किया, वहाँ से अफगानिस्तान चला गया। ये और मुजम्मिल दोनों, हालांकि ज़ख्मी था सरोज। तो ये पूरी यानी एक कथा है, लेकिन है इस वक्त वो अफगानिस्तान में।
फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों और सीटीडी को इत्तला मिली कि इसी ग्रुप के 8 मुल्जिमान बल्दिया टाउन यूसुफ गोट के घर में मौजूद हैं। छापा मारा गया और 8 के 8 पढ़े लिखे दहशतगर्द मारे गए। 4 फरार भी हुए। ग्रुप की कार्रवाइयां तो खत्म हो गई। लेकिन इस सब में हैरान कुन एक और बात थी जो बाद में अफसरान को पता लगी कि तमाम लोग अलकायदा के कैंप्स में अफ़गानिस्तान जाकर तरबियत हासिल कर चुके थे। यानी कराची का पढ़ा लिखा नौजवान जो है वो एक वक्त में अफ़गानिस्तान जाकर अलकायदा के कैंप्स में ट्रेनिंग ले रहा था। ये एक ऐसी चौंका देने वाली बात थी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि माजी में नहीं हुआ था, लेकिन 2002 और 2017 में 15 साल का फ़र्क था। इस दौरान जो है वो यही था कि शायद चीज़ें कंट्रोल हो गई हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं हुई थी। मुख्तलिफ कलदन तंजीमों में रह चुके हैं लोग। तो एक अब्दुल्ला बलोच नाम का लड़का, इसका असल नाम नज़ीर है, वो है कोयटा का। एक मलिक मुमताज़, ये कराची गए। तो इन्होंने अफ़गानिस्तान में ये प्लानिंग की थी बैठ के। तो उन्होंने इनको ये ग्रुप बना के दिया कि जी आप लोग इस नाम से ये काम शुरू करें। तो अब्दुल्ला बलोच जो है वो सहूलतकारी करता था, टीम बनाता था, पैसे देता था। मारे गए दहशतगर्दों की फैमिली से अफसरान की जब मुलाकात हुई तो वो इन सब चीज़ों से अनजान थे। मस्तान की मैं बात ज़्यादा करूँगा। फैमिली बड़ी शरीफ फैमिली थी। उसके वालिद साहब से मुलाकात हुई, उसकी सिस्टर से मुलाकात हुई, उसकी वालदा से हमारी मुलाकात हुई। अच्छे पढ़े लिखे लोग थे। तो 2017 से पहले वो थोड़ा सा चेंज होना शुरू हुआ। वो कहते जी मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं। तो घर वाले पूछते कौन है मुफ्ती साहब, तो उनको ये नहीं बताता था। उसने फैमिली से भी ना थोड़ा उलझना शुरू कर दी थी। चिड़चिड़ापन आ गया था। घर वाले पूछते थे तो गुस्सा करता था। अमूमन ये क्या करते हैं, टीवी बंद करा देते हैं, पहले निशानी। फिर आता है कि अपनी जो कज़न वगैरह लड़कियाँ होती हैं उनसे ज़्यादा सलाम दुआ नहीं करते कि जी नामहरम है। ना पता होने की बात इसलिए जो है मैं कबूल नहीं करता कि ये लड़के जो हैं इनमें से अक्सर अफ़गानिस्तान जाकर तरबियत लेकर आए हैं। अफ़गानिस्तान जाकर तरबियत जो है वो एक हफ्ते में 10 दिन में नहीं हो जाती होगी। डेफिनेटली उसके लिए उन्होंने वहाँ पे एक लॉन्ग टाइम जो है वो पीरियड जो है वो गुजारा होगा। आखिर में बस इतना ही। अपने बच्चों पर नज़र रखें इससे पहले कि देर हो जाए।